अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द गेट स्कॉलर्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए गेट पास्ट पेपर्स के क्वांटिटेटिव रीजनिंग के बहुत ही मज़ेदार और अहम सवालात। तो वीडियो की तरफ जाने से कबल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली तमाम अगली नई वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक एप्रिसिएशन होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको गेट पास पेपर्स का एक पेज शेयर किया है। इस पेज के ऊपर जितने भी सवालात हैं वो तमाम सवालात आप लोगों को मैं वीडियो बनाकर सेंड कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 84 है, इस पेज के ऊपर इसकी स्टेम को हम रीड आउट कर लेते हैं। ऐड करना है जी 7 hours 25 minutes, 3 hour 35 minutes और 6 hour 25 minutes को हमने जी। तो यहाँ पे ये देखें, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व कर रखा है। यहाँ पे स्टेम मैं इससे कबल रीड कर चुकी हूँ और इसको ये देखेंगे मैंने यहाँ पे पहले आवर्स लिखा और फिर मिनट्स लिखा, और जितने भी आवर्स जो हैं वो पे क्वेश्चन के अंदर मेंशन थे उनको मैंने आवर्स के नीचे लिखा और मिनट्स को मैंने मिनट्स के नीचे तरतीब से लिख दिया। 7 hour 25 minutes, 3 hour 35 minutes और 6 hour 25 minutes को हमने प्लस करना था। अब हम सारे मिनट्स को प्लस कर लेंगे। इसका तरीकाकार यह होगा कि हम जब पहले प्लस करेंगे तो हम जो आंसर आएगा उसको एक साइड पे लिख लेंगे। ये जैसा कि हम सबको पता है कि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। इसी तरह से अगर यहाँ पे सेकंड्स होते तो फिर हमने यही शो करना था कि 1 घंटे के अंदर जो है वो 60 सेकंड होते हैं। अब यहाँ पर मिनट्स की सूरत में जब हमने इन सारे मिनट्स को प्लस किया तो आंसर हम लोग के पास आया 85। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1 घंटे के अंदर 85 मिनट्स नहीं हो सकते, 60 मिनट्स का 1 घंटा होता है। तो हम क्या करेंगे, इन 85 मिनट्स के अंदर से 60 मिनट्स को माइनस करके 1 घंटा इसका बनाकर नेक्स्ट आवर्स के ऊपर कैरी दे देंगे। ठीक है, तो 85 में से जब 60 को माइनस किया तो आंसर हम लोग के पास आया 25, यानी कि हम लोग के पास 1 घंटा कैरी देने के बाद पीछे 25 मिनट बचे, वो हमने यहाँ पे लिख दिया और 1 घंटा हमने आगे घंटों के ऊपर कैरी दे दिया। अब हम इन तमाम घंटों को प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा जी 7 और 1 8 और 3 11 और 6 जो है वो 17। तो इसका जो आंसर आता है हम लोगों के पास 7 hour 25 minutes, 3 hour 35 minutes और 6 hours 25 minutes को प्लस करने के बाद हम लोग के पास आंसर आता है जी 17 hour 25 minutes जी। तो उसी पेज के ऊपर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है ये वहाँ पर। तो इसकी जो स्टेम क्या है वो ये है कि जी इफ़ 0.15 y इज़ इक्वल टू 15 देन y जो है वो किसके बराबर होगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि 0.15 y इज़ इक्वल टू 15। तो हमने इसमें से y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, यहाँ पे जो 0.15 है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम इसको मुसावात के या बराबर के उस साइड पे ले जाएं तो ये वहाँ जाकर इसके साथ जो है वो तकसीम हो जाएगा। तो 0.15 जो है वो तकसीम हो जाएगा 15 के साथ। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम 15 लिखेंगे और बाद में हम तकसीम का निशान लगाकर इसके साथ 0.15 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे इसका हम जो है ना वो पॉइंट ख़त्म कर लेंगे। तो इधर जो है वो 100 आंसर आएगा, पॉइंट ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए जब हम तकसीम को ज़रब में तब्दील करेंगे तो ये रकम जो है ना वो इसकी उलट जाएगी। ठीक है, ये इसका रूल होता है। अब 15 से कैंसिल हो जाएगा और आंसर हम लोग के पास आएगा जी 100। तो y इज़ इक्वल टू 100। तो जो इसके ऑप्शन हमें दिए गए थे उसमें जो ऑप्शन सी है वो जो है ना वो राइट ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 86 मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दिया है। रकम हम लोगों के पास थी जी 1/10 - 2/9 या 2/9। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए। तो एलसीएम हमने लिया तो एलसीएम इसका आया 90। तो यहाँ पे 90 को हमने 10 से डिवाइड किया तो आंसर आया 9। 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9 ही आया। इसी तरह से यहाँ पे हमने 9 को 90 से डिवाइड किया तो आंसर आया 10 और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करने से आंसर आया 20। और इसको सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है जी -11/90। तो ये ऑप्शन जो है वो हम लोगों का राइट ऑप्शन होगा जी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पेज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 87 वो क्या है कि जी हमने बताना है HCF ऑफ 12 एंड 30 जो है वो क्या है। ऑप्शन हम लोगों के पास ये हैं। अब HCF से मुराद क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, किसी भी अदद के फैक्टर्स वो आदाद होते हैं जो कि उस अदद को पूरा तकसीम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो होता है वो सबसे बड़े से बड़ा अदद जो कि उस अदद को पूरा तकसीम कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। हम फैक्टर्स निकाल कर भी कर सकते हैं, हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए भी कर सकते हैं। चूँकि ये रकमें छोटी हैं तो हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बजाय मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ सिंपल, कि हम इसके फैक्टर्स लिख लेंगे। पहले हम 12 के फैक्टर्स लिख लेंगे कि ऐसे कौन से अदाद
हैं जो कि 12 को पूरा पूरा तकसीम करते हैं। एक तो हर अदद जो है वो 1 पर तकसीम होता है पूरा पूरा, दूसरा ये जो 12 है ये 2 पर तकसीम होगा, 3 पर भी पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा, 4 पर भी पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा, 6 पर भी होगा और 12 पर भी पूरा पूरा तकसीम होगा। यानी कि जो 12 के फैक्टर्स हैं वो हम लोगों के पास 1, 2, 3, 4, 6 और 12 हैं। ठीक है, इसी तरह से हम 30 के फैक्टर्स लिख लेते हैं कि 30 को कौन कौन से जो आदाद हैं वो पूरा पूरा तकसीम कर रहे हैं। 30 भी 1 पर जाएगा, इसी तरह से 30 जो है वो 2 पर जाएगा, 30 3 पर भी जाएगा, 30 जो है वो 5 पर भी जाता है, इसी तरह से 30 जो है वो 6 पर भी जाता है, और इसी तरह से 30 जो है वो अपने ऊपर भी तकसीम होगा। तो अब इन दोनों का जो ऐसा फैक्टर जो कि कॉमन फैक्टर होगा दोनों के अंदर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों आदाद का वो क्या है, वो हम लोगों के पास 6 है जो कि दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो राइट ऑप्शन होगा जी। तो व्यूअर्स उसी पेज के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है जी, क्वेश्चन नंबर 88। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो है ना, हम लोगों ने क्या करना है कि हमने कसूर अशारिया को जो है वो सिंपली क्या करना है, प्लस करना है। तो इसमें प्लस और माइनस का तरीकाकार ये होता है कि हमने हमेशा पॉइंट को पॉइंट के नीचे प्लेस करना होता है। अगर हमने रकम को प्रॉपर तरीके से लिख लिया तो इट्स मीन कि हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो अब हम इसकी रकम को प्रॉपर तरीके से लिख लेंगे। पहली फिगर हम लोग के पास है 0.369। नेक्स्ट फिगर में पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है आपने और इस तरीके से लिखना है 0.05, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट 0.7683, फिर इसी तरह से पॉइंट के नीचे पॉइंट और 0.8। अगर आप रकम को अच्छे से लिख लेते हो तो फिर आपके लिए इस सवाल को सॉल्व करना नो इशू। ठीक है जी, यहाँ पे 3 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस किया तो 17 आया और 1 कैरी चला गया। अब हम इन 3 रकमों को प्लस कर लेते हैं, 6 और 1 7, 7 और 5 जो है 12, और 12 और 6 हम लोग के पास आ जाएगा जी 18, 8 और यहाँ पे 1 कैरी चला गया, 3 और 1 4 और इसमें प्लस करेंगे तो 11 और 11 और 8 जो है वो 19 और 1 इधर कैरी आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे सारे ज़ीरोज़ हैं तो इधर 1 आंसर आएगा। तो यहाँ पे ये देखें कि ऑप्शन बी जो है वो सेम वही ऑप्शन है जो हम लोगों का आंसर आया है। सो द ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। ये तो अगला सवाल इसी पेज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 89। इसकी स्टेम को हम रीड कर लेते हैं। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 15 सेंटीमीटर एंड इट्स विथ इज़ 5 सेंटीमीटर, सो इट्स पैरामीटर विल बी। ठीक है जी, तो इन्होंने हमें ये कहा है कि एक रेक्टेंगल है और इसकी जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई या विथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो इसका पैरामीटर क्या होगा। तो बहुत ही आसान सवाल है ये भी, और ये वो पेपर मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ जो कि ISP एंट्री गेट टेस्ट में शामिल सवालात हैं ये सारे, और ये टेस्ट जो है वो मुनक्किद हुआ है जी 13 अगस्त को। ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं ये सामने आए हैं, ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें जो इसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर और विथ जो है 5 सेंटीमीटर है, मालूम करना है हमने इसका पैरामीटर। तो रेक्टेंगल के पैरामीटर का फॉर्मूला यहाँ पे देखिए मैंने आपके सामने लिख रखा है, 2 × L + W, L + B भी हम लिख सकते हैं, यानी कि ब्रेथ या विथ जो कि दोनों एक ही चीज़ होती है। ठीक है जी, तो पैरामीटर मतलब अहाता, अहाता मतलब किसी भी शक्ल का जो इर्द गिर्द का इलाका, उन सबको अगर हम आपस में जमा कर लें तो फिर हम उसका पैरामीटर जो है ना वो इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूले के मुताबिक चूँकि रेक्टेंगल की 2 लेंथ्स होंगी और 2 ही उसकी विथ्स होंगी, तो हमने क्या किया, हम इसकी लेंथ और विथ को प्लस करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम लोगों के पास पैरामीटर जो है वो निकल आएगा। तो लेंथ इसकी 15 है और जो इसकी विथ है वो 5 है, तो इन दोनों को प्लस करने से आंसर हम लोगों के पास आया 20। तो इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा जी 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग के पास ऑप्शन के अंदर 2 जगह पे 40 लिखा हुआ है, एक 40 सेंटीमीटर है, ये चूँकि राइट ऑप्शन है, और एक 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट जो है वो बेदहानी में 40 सेंटीमीटर स्क्वायर को टिक कर देता है और उसी की बबल को फिल कर देता है, तो उसका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो पैरामीटर होता है वो हमेशा सेंटीमीटर में होता है। सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर जो आंसर आते हैं या मीटर स्क्वायर के अंदर जिस लिहाज से भी मेजरमेंट दी हुई है, वो आंसर जो होते हैं वो एरिया के होते हैं। ठीक है, और एरिया जब भी हम फाइंड आउट करते हैं तो उसका आंसर जो है वो इस तरह से स्क्वायर फॉर्म में आता है, और जबकि जो पैरामीटर का जो आंसर है वो हमेशा सिंपल फॉर्म में आता है। ठीक है, तो अगर आप एरिया मालूम कर रहे हैं और आपकी डिजिट जो है वो सेम है और आप एरिया के आंसर में सेंटीमीटर वाले पे लगा देते हैं तो तब भी आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, और अगर आप पैरामीटर के आंसर में सेंटीमीटर स्क्वायर पे लगा देते हैं जबकि फिगर आंसर की सेम है तो तब भी आपका आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा पैरामीटर और एरिया के सवालों में आपने इस चीज़ को हमेशा मद्देनज़र रखना है, अपने जहन
जहन में रखना है कि जो एरिया होता है उसका आंस जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या वट एवर जो भी उन्होंने आपको मेजरमेंट दी हुई है उसके स्क्वायर फॉर्म में आता है, जबकि पैरामीटर का आंसर जो है वो सिंपल फॉर्म में आता है। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पेज का क्वेश्चन नंबर 90, इसके स्टेम को रीड कर लेते हैं। ए ट्रायंगल दैट हैज़ ऑल 3 साइड्स कॉन्ग्रुएंट इज़ कॉल्ड। यहाँ पे हम लोग के पास एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी तमाम साइड जो हैं वो मुवाफिक हैं, हम आहंग हैं, वो क्या कहलाती है? तो इसमें पहला ऑप्शन हम लोग के पास है जी आइसोसेलेस ट्रायंगल, दूसरा ऑप्शन हम लोग के पास है राइट ट्रायंगल, तीसरा हम लोग के पास है जी इक्विलेटरल ट्रायंगल और ऑप्शन डी हम लोग के पास है हाइपोटेनस। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है, देखें ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है मुसावी साकैन, यानी कि जिसके आमने सामने के ज़िले जो हैं वो बराबर हों। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। राइट ट्रायंगल का ऑप्शन भी सही नहीं है। तो इसमें जो सही ऑप्शन हम लोगों के पास है, यानी कि ऐसी मुसलस की तमाम साइड्स जो हैं वो आपस में हम आहंग हों, मुवाफिक हों या बराबर हों, वो हम लोगों के पास इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि मुसावी साकैन मुसावी इज़ला मुसलस जो है वो कहलाती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है मुसावी इज़ला मुसलस, ठीक है। तो इसका जो ये ऑप्शन है, ऑप्शन सी जो है वो राइट है, क्योंकि इसके तीनों इज़ला जो हैं उनकी लंबाइयाँ आपस में बराबर हैं। तो व्यूअर्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 91। इसके स्टेम को रीड आउट कर देती हूँ मैं। 75% ऑफ 300 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज़, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन अ स्कूल। तो इस किस्म के सवाल जो होते हैं उनको हम जो है वो सिंपल ज़ुबानी में कर सकते हैं। 75% ऑफ 300 तो वैसे सिंपल ही समझ आ रहा है कि वो कितना होगा कि 75% यानी कि 300 का अगर हम 50% निकालें तो वो हम लोगों के पास जो है वो 150 आ जाएगा, और 150 का भी मज़ीद आगे हाफ़ करें तो वो हम लोग के पास आता है जी 75। तो 75% इसके कितने हो जाएंगे जी 225। बहरहाल मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देती हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर हो जाए इसमें, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का जो परसेंटेज निकालना होता है, जैसे हमने लिखना है 75% ऑफ 3, इसमें जो हम लोगों के पास की वर्ड है इस सवाल का वो ये है, देखें 75% ऑफ 3, ऑफ का मतलब हम लोगों के पास क्या होता है जी मल्टीप्लाई। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, परसेंट का हम 100 लगा देंगे यहाँ पे, ऑफ का मल्टीप्लाई लगा देंगे और इसको इस तरीके से हम कर लेंगे। तो 100 जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 आंसर आ जाएगा। तो 75 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हम लोग के पास आएगा 225। यानी कि अब वो हमें ये कह रही हैं कि एक स्कूल के 300 स्टूडेंट्स के अंदर से जो 75% हैं वो हम लोग के पास गर्ल्स हैं, सॉरी बॉयज़ हैं। तो गर्ल्स जो हैं वो कितनी होंगी, तो यहाँ पे यानी कि जो है वो बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ हैं जी 225। तो अब 300 में से हम 225 को जब माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास जो बाकी तादाद आएगी वो गर्ल्स की होगी। तो यहाँ पे गर्ल्स कितनी हैं जी 75, जो कि ऑप्शन सी है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पेज के ऊपर बहुत ही आसान सिंपल, यानी कि गैट के अंदर जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग होती है वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होती, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स होता है। वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट है आया कि उसकी जो बेसिक्स हैं वो सारी क्लियर है या नहीं, यानी कि वो बेसिक मैथ को, बेसिक इंग्लिश को कर सकता है या नहीं। इसी तरह से जो एनालिटिकल रीजनिंग होती है वो भी स्टूडेंट की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए वो सवाल दिए जाते हैं। अब यहाँ पे हम इन्होंने क्या कहा है कि वो हमें सिर्फ 4 रकमें दी गई हैं, वो भी बहुत ही मुख्तसर सी, और इसकी हमने एवरेज मालूम करनी है। तो एवरेज का फार्मूला हमें पता है क्या होता है जी, वो होता है जी सम ऑफ एक्स बाय एन, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की जो यानी कि वैल्यूज़ हम लोग के पास क्या हैं, वो हैं जी 3 + 5 + 7 + 9, और n यानी कि इनकी तादाद कितनी है, हम लोग के पास 4 है। तब हम इसको प्लस कर लेंगे, 3 में 5 प्लस करने से 8 और 7 15 और 9 हम लोग के पास आ जाएगा जी 24। तो 24/4 अब इसको कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6। तो राइट ऑप्शन हम लोग के पास ऑप्शन बी है, यानी कि जो इसकी एवरेज आई है वो हम लोग के पास आई है जी 6। इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 128/200 इज़, ऑप्शंस मैंने यहाँ पे राइट कर देते हैं। अब इसको सिंपल हम कर लेते हैं। सिंपल का मतलब ये होता है कि हमने इसको जो है ना वो मुख्तसर कर लेना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आगे मज़ीद ये 2 पे चला जाएगा, मज़ीद 2 पर। तो इसका जो आंसर, अब जो कि ये दोनों रकमें किसी एक पर तकसीम नहीं होती तो यही जो है वो इसका आंसर होगा, ठीक है जी। क्योंकि ऊपर इसका से न्यूमरेटर इसका जो है वो छोटा है और डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा आ गया है, इसलिए ये आगे मज़ीद तकसीम भी नहीं हो सकता। यानी कि इसको मज़ीद इस तरह से हम सिंप्लीफाई यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और वैसे भी हम लोग के पास जो आंसर्स हैं वो सारे इसी फॉर्म में है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो ऑप्शन सी है 16/25 इज़ द राइट ऑप्शन। जी तो व्यूअर्स इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो अपने ख़त्म को पहुंची। हमारी वीडियो को एंड तक वॉच करने का बहुत शुक्रिया, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक अप्रिसिएशन होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।